धारा 246 कौन से व्यक्ति संयुक्त रूप से आरोपित किए जा सकते हैं। यह धारा उन विभिन्न परिस्थितियों को परिभाषित करती है जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं और उनका एक ही मुकदमे में विचारण किया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग से विचारण होना चाहिए, लेकिन यह धारा उन अपवादों को बताती है जब व्यक्तियों को एक साथ आजमाया जा सकता है, जिससे न्यायिक दक्षता बढ़े और न्याय सुनिश्चित हो। निम्नलिखित व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, अर्थात सरल शब्दों में इन स्थितियों में कई लोगों पर एक साथ आरोप लग सकते हैं और उनका मुकदमा एक साथ चल सकता है। एक ही संव्यवहार सेम ट्रांजैक्शन के दौरान किए गए एक ही अपराध के अभियुक्त व्यक्ति। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर एक ही घटना जैसे एक ही चोरी, एक ही मारपीट के दौरान एक ही अपराध करने का आरोप है। उदाहरण, 5 लोग मिलकर एक ही दुकान में चोरी करते हैं। एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण, अबेटमेंट या उसे करने के प्रयास के अभियुक्त व्यक्ति। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर एक अपराध करने का आरोप है और वे लोग जिन पर उस अपराध में मदद करने, दुष्प्रेरण या उसे करने की कोशिश करने का आरोप है। उदाहरण, अ ने हत्या की, बे ने हत्या के लिए अ को उकसाया, एस ने हत्या का प्रयास किया। इन तीनों का मुकदमा एक साथ चल सकता है। धारा 242 के अर्थ के भीतर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति जो उनके द्वारा 12 महीने की अवधि के भीतर संयुक्त रूप से किए गए हों। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर एक ही तरह के कई अपराध करने का आरोप है, जैसा कि धारा 242 में परिभाषित है, बशर्ते उन्होंने वे अपराध मिलकर संयुक्त रूप से और 1 साल के अंदर किए हों। उदाहरण, अ और बे ने मिलकर 8 महीने के अंदर 3 चोरियां की। एक ही संव्यवहार के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर एक ही घटना या लेन देन के दौरान अलग अलग अपराध करने का आरोप है। उदाहरण, अ ने डकैती की, डकैती का अपराध। बी ने डकैती के दौरान किसी को गंभीर चोट पहुंचाई, गंभीर चोट का अपराध। एस ने भागने में मदद की, अपराधियों को शरण देने का अपराध। ये तीनों एक साथ विचारे जा सकते हैं क्योंकि ये एक ही संव्यवहार का हिस्सा है। एक ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति जिसमें चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी या आपराधिक दुर्विनियोग शामिल है और वे व्यक्ति जिन पर पहले उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे किसी अपराध से संपत्ति के कब्जे के प्राप्त करने या रखने या निपटाने या छिपाने में सहायता करने या ऐसे अंतिम उल्लिखित अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरण या उसे करने के प्रयास का आरोप है। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर मूल अपराध चोरी, धोखाधड़ी आदि करने का आरोप है और वे लोग जिन पर चोरी किए गए सामान को लेने, रखने, बेचने या छिपाने में मदद करने का आरोप है या जो इन सब कामों में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे या उकसा रहे थे। उदाहरण, अ ने चोरी की, बे ने चोरी का सामान खरीदा, एस ने उसे छिपाने में मदद की। इन तीनों का मुकदमा एक साथ चल सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की उपधारा 2 और 5 के तहत या उन धाराओं में से किसी के तहत अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति ऐसी चुराई गई संपत्ति के संबंध में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा स्थानांतरित किया गया है। सरल शब्दों में वे लोग जिन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और 5 जो आमतौर पर चोरी की संपत्ति या अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति से संबंधित होती है के तहत अपराध करने का आरोप है, जब वह संपत्ति एक ही चोरी या अपराध के माध्यम से प्राप्त की गई हो। उदाहरण, एक ही चोरी में मिली संपत्ति को अलग अलग लोगों ने छुपाया या प्राप्त किया। इन सब पर एक साथ मुकदमा चल सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय X के तहत जाली सिक्के से संबंधित किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और उसी अध्याय के तहत उसी सिक्के से संबंधित किसी अन्य अपराध के अभियुक्त व्यक्ति या ऐसे किसी भी अपराध के दुष्प्रेरण या उसे करने के प्रयास के अभियुक्त व्यक्ति और इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग में निहित प्रावधान जहां तक संभव हो ऐसे सभी आरोपों पर लागू होंगे। सरल शब्दों में
वे लोग जिन पर जाली सिक्के से संबंधित कोई अपराध जैसे बनाना, रखना, बेचना करने का आरोप है, और वे लोग जिन पर उसी जाली सिक्के से संबंधित कोई दूसरा अपराध जैसे उसे असली सिक्के के रूप में चलाना या इन अपराधों में मदद करने या कोशिश करने का आरोप है, इन सभी का मुकदमा एक साथ चल सकता है। ओ महत्व, इस अध्याय के पिछले प्रावधान जैसे आरोप कैसे बने, क्या विवरण हो, भी इन संयुक्त आरोपों पर लागू होंगे, परंतु यह कि जहां कई व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप है और ऐसे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं और यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों को इससे पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होने की संभावना नहीं होगी और ऐसा करना समीचीन है, तो सभी ऐसे व्यक्तियों का एक साथ विचारण कर सकता है। विशेष प्रावधान प्रोविजो। अगर कई लोगों पर अलग अलग अपराधों का आरोप है और वे इस धारा में बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते, यानी उनका एक साथ विचारण करना सामान्य नियमों से संभव नहीं है, तो भी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय उन सभी का एक साथ विचारण कर सकता है। शर्तें। 1, वे व्यक्ति लिखित में आवेदन करके ऐसा करने की इच्छा व्यक्त करें। 2, मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय को यह संतोष हो कि इससे उन व्यक्तियों को कोई नुकसान, पूर्वाग्रह नहीं होगा। 3, ऐसा करना न्याय के लिए उचित और आवश्यक हो। धारा का महत्व। न्यायिक दक्षता। यह न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करती है, क्योंकि एक ही घटना या संबंधित घटनाओं से जुड़े कई व्यक्तियों का एक ही मुकदमे में निपटारा किया जा सकता है। साक्ष्य की सुविधा। एक ही मुकदमे में संबंधित मामलों की सुनवाई से सबूतों को पेश करना और उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। विरोधाभासी निर्णयों से बचाव। यह सुनिश्चित करता है कि एक ही घटना से संबंधित विभिन्न आरोपियों के लिए विरोधाभासी निर्णय न आए। लचीलापन। यह न्यायिक प्रणाली को जटिल मामलों से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, जहां कई व्यक्तियों और विभिन्न लेकिन संबंधित अपराध शामिल होते हैं। संक्षेप में, धारा 246 उन विभिन्न स्थितियों को निर्धारित करती है जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जा सकता है, विशेष रूप से जब वे एक ही अपराध में, एक ही लेन देन में या संबंधित अपराधों में शामिल हों। एक महत्वपूर्ण परंतु यह है कि यदि व्यक्ति इस धारा में सूचीबद्ध श्रेणियों में नहीं आते हैं, तो भी उन्हें उनकी लिखित सहमति और न्यायालय की संतुष्टि पर एक साथ आजमाया जा सकता है कि इससे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। धारा 247। कई आरोपों में से एक पर दोष सिद्धि होने पर शेष आरोपों को वापस लेना। यह धारा एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जब एक ही व्यक्ति पर कई अलग अलग अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हों, यानी एक ही चार्जशीट में कई हेड्स हों और उनमें से एक या अधिक आरोपों पर उसे दोषी ठहरा दिया गया हो। यह धारा न्यायालय और अभियोजन पक्ष को शेष बचे हुए आरोपों को वापस लेने की अनुमति देती है, ताकि अनावश्यक रूप से एक दोषी व्यक्ति पर आगे मुकदमा चलाने का समय बर्बाद न हो। जब एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक शीर्षों हेड्स वाला आरोप बनाया जाता है और जब उनमें से एक या अधिक पर दोष सिद्धि कन्विक्शन हो चुकी हो, तो सरल शब्दों में अगर किसी एक व्यक्ति पर कई अलग अलग आरोप लगे हैं, जैसे उसने चोरी भी की, मारपीट भी की और धोखाधड़ी भी की, ये अलग अलग शीर्ष हैं, और उनमें से किसी एक या ज्यादा आरोप में उसे दोषी ठहरा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सहमति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है, विथड्रॉ, या सरल शब्दों में केस दर्ज करने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता या सरकारी वकील जो अभियोजन पक्ष को चला रहा है, अदालत की अनुमति लेकर बाकी बचे हुए आरोपों को वापस ले सकता है। न्यायालय अपने विवेक से ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण को रोक सकता है। स्टे द इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ। सरल शब्दों में, या अदालत खुद ही अपनी मर्जी से अभियोजन पक्ष के अनुरोध के बिना भी
उन बचे हुए आरोपों की आगे की जांच या सुनवाई को रोक सकती है, और ऐसा वापस लेना ऐसे आरोप या आरोपों पर दोष मुक्ति एक्विटल का प्रभाव रखेगा जब तक कि दोष सिद्धि को रद्द न किया जाए, जिस स्थिति में उक्त न्यायालय दोष सिद्धि को रद्द करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण को आगे बढ़ा सकता है। सरल शब्दों में परिणाम ओ जब बचे हुए आरोप वापस ले लिए जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि उन आरोपों में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी उन आरोपों में उसे निर्दोष मान लिया गया है। ओ अपवाद, यह दोष मुक्ति का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक पहले वाली दोष सिद्धि जिसके आधार पर आरोप वापस लिए गए थे को रद्द नहीं किया जाता। जैसे अपील में अगर पहली दोष सिद्धि रद्द हो जाती है तो निचली अदालत यानी वही न्यायालय जिसने आरोप वापस लिए थे उन वापस लिए गए आरोपों की जांच या सुनवाई को फिर से शुरू कर सकती है, बशर्ते ऊपर वाली अदालत जिसने दोष सिद्धि रद्द की ने कोई और आदेश न दिया हो। इस धारा का महत्व न्यायिक दक्षता, यह न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करती है। जब एक व्यक्ति पहले ही एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है तो शेष कम गंभीर या संबंधित आरोपों पर अलग से मुकदमा चलाना अनावश्यक हो सकता है। दोषी व्यक्ति पर अनावश्यक बोझ से बचाव, यह दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कई मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से बचाता है जब पहले ही उसे पर्याप्त सजा मिल चुकी हो। न्याय का प्रभावी प्रशासन, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। दोहरे खतरे से बचाव संबंधित, यद्यपि यह दोहरे खतरे का सिद्धांत नहीं है, यह उस विचार को पुष्ट करता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा दी जाती है तो उसे एक ही घटना के अन्य पहलू के लिए फिर से परेशान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह पहली सजा निरस्त न हो जाए। संक्षेप में धारा 237 यह शक्ति देती है कि यदि किसी व्यक्ति को एक ही मामले में कई आरोपों में से एक या अधिक पर दोषी ठहराया जाता है तो शिकायतकर्ता, अभियोजन पक्ष अदालत की सहमति से या अदालत स्वयं ही बचे हुए आरोपों को वापस ले सकती है या उनकी सुनवाई रोक सकती है। ऐसे वापस लिए गए आरोपों पर आरोपी को दोष मुक्त माना जाएगा जब तक कि मूल दोष सिद्धि को रद्द न कर दिया जाए, जिस स्थिति में उन आरोपों पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 243 विचारण लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाएगा। यह धारा एक बहुत ही सरल और स्पष्ट नियम निर्धारित करती है कि सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में होने वाले सभी मुकदमों में अभियोजन पक्ष यानी सरकार की ओर से मामला प्रस्तुत करना कौन संभालेगा। सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जाएगा। सरल शब्दों में जब भी कोई आपराधिक मुकदमा सत्र न्यायालय जो जिला स्तर पर गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है में चलता है तो सरकार की ओर से केस लड़ने और चलाने का काम लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा। धारा का महत्व राज्य का प्रतिनिधित्व, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार आपराधिक मामलों में एक सक्षम और अधिकृत कानूनी अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। निष्पक्षता और पेशेवरता, लोक अभियोजक एक पेशेवर वकील होता है जिसका काम निष्पक्ष रूप से मामले को प्रस्तुत करना और न्याय सुनिश्चित करना होता है, न कि केवल दोष सिद्धि प्राप्त करना। प्रक्रियात्मक एक रूपता, यह सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन में एक रूपता और मानकीकरण लाता है। गंभीर मामलों में विशेषज्ञता, सत्र न्यायालय गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं और ऐसे मामलों में एक विशेषज्ञ सरकारी वकील की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। संक्षेप में धारा 248 यह एक अनिवार्य प्रावधान है कि सत्र न्यायालय में सभी आपराधिक मुकदमों में अभियोजन पक्ष का संचालन केवल एक लोक अभियोजक ही करेगा। धारा 249 अभियोजन के लिए मामला खोलना, यह धारा सत्र न्यायालय में मुकदमे की शुरुआत में अभियोजन पक्ष सरकारी वकील की पहली कार्रवाई को परिभाषित करती है। यह वह चरण है जहां अभियोजन पक्ष अदालत और अभियुक्त के सामने अपना मामला प्रस्तुत करता है।
जब अभियुक्त धारा 232 के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मामले के सुपुर्द किए जाने के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब अभियोजक अपना मामला खोलते हुए अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करेगा और यह बताएगा कि वह अभियुक्त के दोष को किन साक्ष्यों से साबित करने का प्रस्ताव करता है। सरल शब्दों में, ओ जब आरोपी जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है, जैसा कि धारा 232 में बताया गया है, या किसी अन्य कानून के तहत सत्र न्यायालय में पेश होता है या उसे लाया जाता है, ओ तो सरकारी वकील अभियोजक अपना केस शुरू करेगा। ओ इस शुरुआत में सरकारी वकील को दो मुख्य बातें करनी होंगी। एक, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप को स्पष्ट रूप से बताना, जैसे इस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है। दो, यह बताना कि वह आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए किन किन सबूतों, गवाहों, दस्तावेजों आदि का इस्तेमाल करेगा, जैसे हम गवाह अ और अबू के बयानों और हथियार एस से साबित करेंगे कि इसने अपराध किया है। इस धारा का महत्व, मामले का परिचय, यह अदालत और आरोपी दोनों को अभियोजन पक्ष के मामले का एक प्रारंभिक अवलोकन प्रदान करता है। निष्पक्षता, आरोपी को पहले से पता चल जाता है कि अभियोजन पक्ष उस पर क्या आरोप लगा रहा है और किन सबूतों के आधार पर उसे दोषी साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे अपना बचाव तैयार करने में मदद मिलती है। प्रक्रियात्मक व्यवस्था, यह मुकदमे की कार्यवाही के लिए एक व्यवस्थित शुरुआत सुनिश्चित करता है, जिससे अदालत को भी यह समझने में आसानी होती है कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अभियोजन की जिम्मेदारी, यह लोक अभियोजक की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह न केवल आरोप बताए, बल्कि उन सबूतों का भी खुलासा करे जिन पर वह निर्भर करेगा। संक्षेप में, धारा 239 सत्र न्यायालय में मुकदमे की शुरुआत में लोक अभियोजक के लिए एक अनिवार्य पहला कदम निर्धारित करती है। इसमें अभियोजक अभियुक्त के खिलाफ आरोपों का वर्णन करता है और उन सबूतों को बताता है जिनके माध्यम से वह अभियुक्त के अपराध को साबित करने का इरादा रखता है, जिससे एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। धारा 250, उन्मोचन, डिस्चार्ज, यह धारा अभियुक्त को यह अधिकार देती है कि वह सत्र न्यायालय में मुकदमे की शुरुआत से पहले, यदि उसे लगता है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो उन्मोचन, डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सके। उन्मोचन का अर्थ है कि न्यायालय अभियुक्त को मामले से मुक्त कर देता है, क्योंकि उसे आगे मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलते। एक, अभियुक्त धारा 232 के तहत मामले के सुपुर्द किए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ जब कोई आपराधिक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द कमिट कर दिया जाता है, जैसा कि धारा 232 में बताया गया है, ओ तो आरोपी उस तारीख से 60 दिनों के अंदर अदालत में एक आवेदन एप्लीकेशन दे सकता है, जिसमें वह अनुरोध करेगा कि उसे उन्मोचित, डिस्चार्ज कर दिया जाए। ओ इसका मतलब है कि वह चाहता है कि अदालत उसके खिलाफ केस को आगे न बढ़ाए, क्योंकि उसके अनुसार पर्याप्त सबूत नहीं है। उपधारा 2, उन्मोचन का निर्णय और कारण 2, यदि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश यह विचार करता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, और जब आरोपी उन्मोचन के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश जज 1 केस के सभी कागजात और दस्तावेजों की जांच करेगा। 2 आरोपी के वकील और सरकारी वकील अभियोजन पक्ष दोनों के तर्क सुनेगा। 3 अगर इन सब पर विचार करने के बाद न्यायाधीश को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत या आधार नहीं है, 4 तो न्यायाधीश आरोपी को उन्मोचित कर देगा, उसे मुकदमे से बरी कर देगा। 5 और न्यायाधीश को ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
इस धारा का महत्व। अभियुक्त के अधिकार की सुरक्षा। यह धारा अभियुक्त को मुकदमे की शुरुआत में ही यह चुनौती देने का अवसर देती है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और उत्पीड़न से बचा जा सके। न्यायिक समय की बचत। यदि शुरुआती चरण में ही मामले को बंद किया जा सकता है क्योंकि सबूत अपर्याप्त हैं, तो यह अदालत के बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत करता है। न्याय का प्रशासन। यह सुनिश्चित करता है कि केवल ठोस सबूतों के आधार पर ही किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए, जिससे न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहे। कारण दर्ज करना। न्यायाधीश द्वारा कारण दर्ज करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि निर्णय मनमाने ढंग से न लिए जाएं। संक्षेप में, धारा 250 आरोपी को सत्र न्यायालय में मामला सुपुर्द होने के 60 दिनों के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और अपने निर्णय के कारण दर्ज करेगा, जिससे न्यायपालिका का समय बचे और निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सके।